गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए, ठीक है। और अभी आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो हमने डिसाइड किया कि उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। जितना भी हमसे हो पाएगा, जितना भी हमारे पास समय बचता है, उतना हम जो यहाँ पर उससे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो है वो चैप्टर नंबर 12 है ना। आपका जो चैप्टर नंबर 12 है वो आपको आपके एग्जाम में आने वाला है, और उसका नाम है हिरोन का सूत्र। तो सभी बच्चे अपनी किताब साथ में रखें और अपनी कॉपी भी साथ में रखें। हिरोन का सूत्र ये जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये चीज पता होगी, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुने, कि हिरोन का जो सूत्र होता है वो हम क्यों किसके लिए यूज करते हैं? क्षेत्रफल निकालने के लिए। किसके लिए? क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल तो हमारे पास क्या होते हैं? त्रिभुज, ठीक है। हम जो है इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन आप सभी को यह भी पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पहले से ही फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पर देखें, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? आधा, हाफ, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हम जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे। तो फिर हमें हिरोन के सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला है जो हम जिसको यूज कर रहे हैं एक ट्राइंगल के, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? तो हमें हिरोन के सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम जो है इस सूत्र को समझेंगे, ठीक है। तो इतना सभी बच्चों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आपका त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर जो ये होता है ये इसका बेस होता है, और ये जो लाइन आती है सीधी, ये होती है इसकी हाइट, ठीक है। लेकिन आप किसी भी एरी गैरी लाइन को उसकी हाइट या उसकी ऊंचाई नहीं बोल सकते। मान लीजिए कोई भी ऐसी एरी गैरी लाइन लगी है त्रिभुज में, ऐसे मैंने एक लाइन लगा दी है, आप बोलोगे ये इसकी हाइट है, ये इसकी ऊंचाई है, तो ये इसकी ऊंचाई नहीं होगी। ऊंचाई कौन होती है? ऊंचाई सिर्फ वही होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल जो बनाएगी उसी को हम उसकी ऊंचाई कहते हैं। और ये ऊंचाई जिसके ऊपर खड़ी होती है, जैसे देखिए ये ऊंचाई कहां से शुरू हुई? यहां से शुरू हुई। तो इसका बेस कौन है? तो ये नीचे की लाइन, ये जो नीचे की लाइन है ये इसका क्या है? आधार है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी जो हाइट है वो खड़ी है, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ आया कि ट्राइंगल कैसा होता है? उसका एक बेस, एक आधार होता है, ठीक है, एक उसका आधार होता है। इसको किसने कहा बेटा? नो, फिर से पूछे। यस मैम। नहीं, अगर नहीं समझ आया तो फिर से पूछे, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है, फिर ये बार बार नहीं हो पाएगा, इसलिए खुल के पूछें। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो, ठीक है। बस यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया कि हम जो है हिरोन का सूत्र क्यों यूज करते हैं, उससे पहले हम ये सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, ये एक आधार होता है त्रिभुज के पास, और दूसरी क्या होती है? दूसरी उसके पास ऊंचाई होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हाफ, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करते हैं, तो हमारे पास जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये जो, अगर हमारे पास मान लीजिए, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसमें ऊंचाई ही ना हो, जिसमें हमारे पास ऊंचाई नहीं दी गई हो, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका आधार है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या 40 करेंगे? सेंटीमीटर। हम इसको जो है वो इस फॉर्मूले में डालेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास आधार भी और ऊंचाई भी है, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं। तो 1/2 गुणा में आधार है 5 और गुणा में ऊंचाई है 16। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्या आ चुका है? यहाँ पर क्षेत्रफल आ चुका है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसके पास कोई हाइट ही ना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें तीनों समबाहु, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। एक होता है समद्विबाहु, जिसमें सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। समद्विबाहु में होता है, फिर माइक ऑफ रखे, माइक ऑफ तो आपकी मेरी आवाज क्लैश करेगी, है ना। एक त्रिभुज होता है समबाहु जिसमें तीनों ही भुजाएं बराबर होती है। एक होता है समद्विबाहु जिसमें जो है वो सिर्फ दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो समबाहु और समद्विबाहु में जो है वो हमें हाइट भी मिल जाती है, हाइट भी मिल जाएगी, ऊंचाई भी मिल जाएगी, और बेस मतलब कि आधार भी मिल जाएगा। तो इन दोनों को तो हम हल कर सकते हैं किससे?
सिंपल वाले फॉर्मूले से, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाले फॉर्मूले से। लेकिन जो आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, जो आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है उसमें ऊंचाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके तीनों ही जो साइड्स हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जब तीनों साइड्स अलग अलग होंगी तो साइड्स थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर मुश्किल से बन पाती है। इसलिए क्या किया, इसलिए जो है एक नए सूत्र का आविष्कार या फिर नया सूत्र जो है वो हमने यूज करना शुरू किया, जिसको कहते हैं हम हेरोन का सूत्र। ठीक है, तो इसलिए हेरोन का सूत्र आया, क्यों? क्योंकि जिन त्रिभुज के पास ऊंचाई ना हो, सिर्फ भुजाएं हो, उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, उसके लिए कोई सूत्र ही नहीं था, है ना, कोई सूत्र नहीं था। तो कौन सा सूत्र हमने लाया? हेरोन का सूत्र। अब मुझे बस आप इतना बताएं कि आपको ये पता चला कि हेरोन का सूत्र हम क्यों यूज करते हैं? यस मैम। यस मैम। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के पास ऊंचाई नहीं है, सिर्फ भुजाएं हैं, तो कैसे उसका क्षेत्रफल निकाला जाए वो हम जो है हेरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये सूत्र दिखता कैसा है, होता कैसा है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मान के चलते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक त्रिभुज है और उसकी जो भुजाएं हैं वो है ए, बी और सी। ठीक है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है और इसकी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, तो वो है ए, बी और सी, छोटा ए, छोटा बी और छोटा सी। ठीक है, और आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी शेप का जो हम पढ़ते हैं ना यहाँ पर शेप, जैसे स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, तो इनका जो परिमाप होता है, क्या होता है? परिमाप। वो क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो? परिमाप से आप क्या समझते हो? ठीक है, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ त्रिभुज में ही होगा, ये वर्ग में भी होता है, ये आयत में भी होता है। कि परिमाप क्या होता है? तीनों या फिर सभी, ठीक है, सभी भुजाओं का, ये आप लिख ले अगर आपको नहीं याद तो, कि परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। योग मतलब जमा करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं परिमाप, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। किसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम? पी से। लेकिन अगर हम, क्योंकि इस पी से इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इंग्लिश में जो है वो परिमाप को कहते हैं हम पेरीमीटर। क्या कहते हैं इंग्लिश में परिमाप को? पेरीमीटर। तो हमने जो है वो पेरीमीटर निकाला, आपको आ गया, क्योंकि हमेशा आपको क्वेश्चन में जो है वो पेरीमीटर नहीं दिया गया होगा, आपको हमेशा प्रश्न में परिमाप नहीं दिया गया होगा। आपको सिर्फ इतना कहा होगा कि आपकी पहली भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है 20 सेंटीमीटर है, तीसरी जो है 3 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालो हेरोन का सूत्र यूज करके। तो सबसे पहली जो आपने बच्चों चीज करनी है वो आपने इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, क्या करेंगे हम? इसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। तो इसका कितना परिमाप आया बताइए फटाफट से? 10 33 जमा में 20 जमा में 3, ठीक है 33 परिमाप निकालना आ गया। लेकिन हमें परिमाप का उतना यहाँ पर काम नहीं है, हमें जो फॉर्मूला है उसमें तो एस लिखा गया है। अगर यहाँ पर परिमाप का हम यूज करते तो फॉर्मूला आपका पी होता, पी माइनस ए ऐसे होता, लेकिन यहाँ पर पी नहीं है, यहाँ पर तो एस है। तो एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है एस का मतलब? यहाँ देखो लिखा गया है सेंटीमीटर। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो परिमाप का, परिमाप है तो परिमाप का क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप, ठीक है, आधा। ठीक है, और भुजाएं कौन कौन से? भुजाएं हैं ए बी सी, और एक है हमारे पास अर्ध परिमाप एस। तो मतलब 4 चीजें आपको चाहिए। कितनी चीजें आपको चाहिए? अगर आप हेरोन का सूत्र यूज कर रहे हैं तो आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए, तभी आप जो है इसका हल निकाल पाओगे। कितनी चीजें? 4। इसको हम नोट कर ले, 4 चीजें। तो कौन कौन सी है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है अभी इसको देखते हैं कौन कौन सी 4 चीजें। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, वैसे 2 चीजें हम कह सकते हैं, पर यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं है ना, इसलिए मैंने 4 कहा। तो त्रिभुज की भुजाओं का मान, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का मान ये आपको चाहिए, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। तो हमें कितनी चीजें चाहिए? यहाँ पर तीनों का मान चाहिए हमें। और नंबर 2 क्या चाहिए हमें? तो वो चाहिए हमें अर्ध परिमाप। क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। इतना सभी को समझ आ गया कि अगर आपके पास ये 2 चीजें तो आप क्या करोगे? हेरोन का सूत्र यूज कर सकते हो। अब आते हैं सूत्र की तरफ। तो सूत्र कुछ इस तरह का होता है,
ये लगा लिया हमने वर्गमूल का चिन्ह, ये हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे एस, एस मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप को लिख लो एस, और इनको लिख लो ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले एस, और फिर यहाँ पर देखो तो ब्रैकेट में एस माइनस ए, अर्ध परिमाप से पहली भुजा को माइनस करना है, दूसरा ब्रैकेट शुरू करेंगे एस माइनस बी, अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा को माइनस करना है, और तीसरा लिखेंगे हम एस माइनस सी, अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा को भी जो है वो माइनस करना है। और उत्तर अपना कहाँ मतलब जब आप इसको लिख दोगे तो क्या करना है, फिर आपने इसको वर्गमूल के अंदर ही रहने देना है, ठीक है। तो ये हीरोन का सूत्र है, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप, फिर ब्रैकेट शुरू कर देना एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट में एस माइनस सी, और क्या किसमें रखना है इसको, तो इसको रखना है आपने वर्गमूल के अंदर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये s है इसमें आपने गुणा करना है। यहाँ पर ब्रैकेट ब्रैकेट लगे हैं ना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ब्रैकेट ब्रैकेट क्या, ब्रैकेट कोई चिन्ह ही नहीं है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, s माइनस ए, जो भी उत्तर आएगा उसको लिखना है, तो गुणा, ठीक है। यहाँ पर सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हम करेंगे, तो यहाँ पर हम इनको गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आया, फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा अब तक, यस मैम। ठीक है। यस मैम। फॉर्मूले के लिए हमें बस दो चीजें भी बोल सकते हो, चार चीजें भी बोल सकते हो। एक तो हमें अपनी भुजाएं पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी भुजाओं का क्या मान है, और हमें पता होना चाहिए उसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमें कैसे मिलेगा, तो अपना पहले तो परिमाप निकाल लो, ठीक है। और क्योंकि परिमाप का आधा करना है तो आधा कैसे करते हैं, बटे में 2, ये लिख लो। अर्ध परिमाप किसके बराबर होता है, परिमाप बटे में 2, ऐसे आपका जो है वो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि आपका परिमाप है 50, तो बताइए अर्ध परिमाप कितना होगा, 25 50 को हम भाग करेंगे 2 से, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको किया जाता है, अर्ध परिमाप जो है ऐसे निकाला जाता है। तो अभी चलते हैं फिर से वापस से देखते हैं। हीरोन का सूत्र हमने देख लिया, ये भी देख लिया कि कितनी चीजें उसके लिए चाहिए। और हीरोन का सूत्र कब यूज होगा, जब हमारे त्रिभुज के पास ऊंचाई नहीं होगी। अगर त्रिभुज के पास ऊंचाई है तो आप अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर त्रिभुज के पास ऊंचाई नहीं है तो हमें हीरोन का सूत्र ही लगाना होगा। अब आपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जहां पर आपको पूछा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर या फिर प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च या फिर व्यय, ठीक है, व्यय 50 रुपए है। तो अपने प्रश्न में जो आपका उत्तर आया है, अपना क्षेत्रफल आया है, उसका भी खर्च निकालिए। तो क्या करते हैं हम, जब भी हमें क्या दिया गया होता है, खर्च दिया गया होता है, तो उस खर्च को लेते हैं, मतलब यहाँ 50 है खर्च, तो 50 को हम यहाँ पर लेंगे और इसमें अपने क्षेत्रफल की गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, अपने क्षेत्रफल की गुणा। क्षेत्रफल कहाँ से हमें, क्षेत्रफल हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा क्षेत्रफल होगा, और उसमें हमने किसको गुणा कर देना है, तो उस खर्चे को। खर्चा मैंने यहाँ पर लिखा था 50 रुपए, तो ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, खर्चा गुना क्षेत्रफल। 1 मीटर स्क्वायर में अगर 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, और मान लीजिए आपका जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था, वो आया था 9 मीटर स्क्वायर, तो बताइए इस 9 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा हम करेंगे, 450 ठीक है। क्योंकि देखो खर्चा कितना है 50 रुपए, तो 50 को 50 लिखेंगे और गुना कर देंगे जो हमारा क्षेत्रफल निकला था उससे, तो 50 गुना में 9, ठीक है। ऐसे इसको गुना करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, हाँ, 450। तो ये होता है कॉस्ट निकालने का तरीका, अपना खर्च निकालने का तरीका। जितना आपका क्षेत्रफल आ रहा हो और जितना प्रति वर्ग मात्रक का व्यय दिया हो, उसको आपस में इन दोनों को क्या कर देना है, गुणा। तो इस सूत्र को आप चाहे तो लिख ले, इसको मैं थोड़ा इजी करके लिखती हूं। कुल खर्च बराबर है प्रति वर्ग का खर्च गुणा में कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आपने इसको लिख लिया तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, जो कॉस्ट हमें दी गई होगी
उसको लिखेंगे यहाँ पर और उसमें गुणा कर देंगे अपने कुल। पर ये फॉर्मूला याद रखिए कि यहाँ पर एक प्रति वर्ग आएगा, ठीक है। प्रति का मतलब होता है एक। अगर आपको 10 प्रति वर्ग का खर्चा दिया गया होगा तो पहले एक का निकालना है फिर गुणा करना है, ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपको प्रश्न में बोला है कि प्रति वर्ग मात्रक का व्यय इतना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि 10 प्रति वर्ग, ठीक है, ऐसा कुछ बोला जाए कि उसका उसका खर्चा जो है वो 100 रुपए आ रहा है, तो यहां से हम पहले एक वर्ग का खर्चा निकालेंगे फिर अपने कुल क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। ये हम करेंगे क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे इसको करेंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है ध्यान रखने वाली कि यदि हमें किसी त्रिभुज की भुजा अनुपात के रूप में दी गई हो तो हम अनुपात को हटाकर अनुपात वाली संख्याओं में किसी भी चर की गुणा करके उन्हें अलग अलग लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे तो उसमें अनुपात वाला क्वेश्चन आया था, इससे हिरोन के सूत्र से अनुपात वाला क्वेश्चन आया था। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया गया हो कि अनुपात, देखो जैसे यहाँ लिखा गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:4, ठीक है। कितना है, 2:3:4। तो आप लिखोगे त्रिभुज की पहली भुजा, भुजा का अनुपात आपको दिया गया है तो आप लिखोगे त्रिभुज की पहली भुजा सबसे पहले कौन है, 2, तो आप लिखोगे 2 इसके गुणा में x, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, 2x। फिर लिखेंगे आप दूसरी भुजा, ठीक है, तो कितने लिखेंगे उसको हम, 3x। फिर लिखेंगे हम उसकी तीसरी भुजा, 5x 5, 4x 4x 4 नहीं, हाँ सॉरी 4x, 4x, ठीक है। 2x 3x 4x ये हमने भुजा लिख ली। फिर आपको क्या दिया गया होगा यहाँ पर, फिर आपको जो है वो परिमाप भी दिया गया होगा कि परिमाप इतना इतना है, तो आप पहले x की वैल्यू निकालोगे, पहले आप x का मान निकालोगे। जब आपने x का मान निकाल दिया तो आप इधर पुट करोगे, यहाँ पर और यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करोगे। उसके बाद जो असली आंसर आएगा वो आपकी पहली भुजा मानी जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर आती है 2, कितनी आती है 2, तो आपकी पहली भुजा कितनी होगी 2 में किसकी गुणा कर देंगे हम, x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 में हम 2 को गुणा कर देंगे तो पहली भुजा आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। और दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी 6, 3 में गुणा कर देंगे 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है ना। जब आपके पास x का मान आ जाएगा तो उसको पुट करना है फिर असली वैल्यू आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 4 multiplied 2 is equal to 8. 8.28, 8, ठीक है। तो 4 6 और 8 ये आपकी असली भुजा मानी जाएगी। अब आप अपने प्रश्न को जो है वो यहां से हल करेंगे। जब आप माइनस करोगे ना s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो यहां से आपने फिर a b c की वैल्यू लेनी है। इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप अच्छे से बस अभी बेसिक समझ लीजिए कि क्या क्या करना होता है। सिर्फ इस प्रश्नावली की बात नहीं है, कहीं पे भी अगर आपको अनुपात में दिया जाए ना किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रश्नावली में, तो उस अनुपात को हटाकर हमेशा उसके साथ x लगाना होता है, क्योंकि ये संख्या अधूरी होती है, ये पूरी नहीं होती, ठीक है। फिर x की वैल्यू निकालनी होती है, फिर यहाँ पर x की जगह पे उसको हमने रखना होता है, उसके बाद जो उत्तर आता है वही असली उत्तर होता है। तो कभी भी अनुपात में दिखे तो क्या करना, उसके साथ कोई ना कोई चर गुणा में कर देना। और अगले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर है वर्गमूल a गुणा में b गुणा में c, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को इनके अलग अलग वर्गमूल दे सकते हो। क्या कर सकते हो, इन तीनों को अपने अलग अलग वर्गमूल दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वर्गमूल था, यहाँ पर था 4 गुणा में 16 गुणा में 15। अब मुझे दिख रहा है कि 4 और 16 का तो वर्गमूल हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इनको इनके अलग अलग वर्गमूल दे सकती हूँ। वर्गमूल 4, वर्गमूल 16, वर्गमूल 15। 4 का तो हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 और 16 का हो जाएगा 4, और ये रहेगा वर्गमूल के अंदर ही, क्योंकि इसका तो वर्गमूल नहीं होता, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 वर्गमूल 15। तो अगर ऐसा है तीनों के पास अलग अलग है तो आप तीनों को एक साथ दे सकते हो, ये भी एक रूल होता है। अगर तीनों के पास एक ही छत है तो इनको इनकी अलग अलग छत भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो अभी बताएं इस यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट, No, ma'am. हो तो पूछ ले, No, ma'am. ठीक है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन।
तो बताओ यार कौन सा क्वेश्चन आप करना चाहते हो, अपनी बुक निकालें और देखें। पहले थोड़ा इजी सा क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको समझ आ सके कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, जिसमें प्रश्न आपको कहा गया है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी पे बनी हुई इसकी पार्श्वीय दीवारों पर क्या करना है, पेंट करना है। क्या करना है इन्होंने इसकी दीवारों पर पेंट करना है, जहां पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इस पे इन्होंने पेंट करना है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अभी आ रही बेटा, देखें मैंने इस पे कुछ लिखा Yes, नहीं है ना, ma'am. इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। अभी मैंने इस पे कुछ लिखा नहीं है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। आप ही अपनी बुक निकालो ना, बुक निकालो और बुक में मेरे साथ साथ पढ़ो, उंगली रखो वहां पर जैसे हम पढ़ते हैं आप स्कूल में। तो पेंट करना है हमने, इसको पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग के पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने बस हमें इतना ही कहा है कि एक यहाँ पर त्रिभुज सा बना हुआ है ऐसा सा। अच्छा एक मिनट, कुछ इस तरह का ये है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो पेंट किया है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि अगर इसकी जो विमाएं हैं तो कितनी कितनी है, एक है, मुझे दिख नहीं रही तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख लेती हूँ, एक है 15 सेंटीमीटर, 11 मीटर, एक 15 मीटर और एक 6 मीटर। मीटर, अच्छा मीटर है, सेंटीमीटर मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, मीटर मीटर मीटर, ऊपर नीचे हो सकती है, ये मुझे नहीं नजर आती तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दी है। ठीक है, तो आप इसको उतना ध्यान से ना देखें, बस क्वेश्चन को समझे। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमने इन्होंने बस हमें इतना बोला कि विमाएं दे के रखी है, भुजाएं दे के रखी है। अब इसका जो एरिया है, एरिया मतलब अंदर का, ये जो अंदर का हिस्सा होता है ना पूरा, इसको हम कहते हैं एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी इसने कवर करके रखा है, ये पूरा इसका क्या है, वो पूरा इसका जो है वो एरिया कहलाया जाएगा। ठीक है, ये पूरा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस त्रिभुज में कोई भी हाइट नहीं है, कोई भी ऊंचाई नहीं है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, किस सूत्र का यूज करना पड़ेगा, हिरोन का सूत्र। ठीक है, तो हिरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, तो त्रिभुज की भुजाओं का मान। तो पहली भुजा कितनी है, पहली मैं लिखती हूँ 15 मीटर, ए की वैल्यू मुझे मिल गई। बी कितना है, तो बी है 6 मीटर, और सी कितना है, तो सी है 11 मीटर। ठीक है, एबीसी मैंने लिख दिया। अब यहां से हमने क्या करना है, हमने यहां से जो है वो एस की वैल्यू निकालनी है, सेमी पैरामीटर। और एस कैसे निकलेगा, अगर हम परिमाप की वैल्यू निकालें। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम परिमाप निकालें और परिमाप के बटे में 2 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा उत्तर, सॉरी हमारे पास आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से इसको लिख देती हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ आया था कि परिमाप क्या होता है। तो सभी भुजाओं का योग, सिर्फ त्रिभुज की बात नहीं है, अगर आप वर्ग पे कोई प्रश्न हल कर रहे हो तो वर्ग का जो परिमाप है वो भी उसकी चारों भुजाओं का योग ही होगा। ठीक है, बटे में 2। तो पहली भुजा हमारे पास थी 15, दूसरी थी 6 और तीसरी थी 11। इनको हमने जमा करना है और बटे में 2 कर देना है। बटे में 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अर्ध परिमाप चाहिए, हमें पूरा परिमाप नहीं चाहिए, हमें जो है वो आधा परिमाप चाहिए। तो कितना इसका उत्तर आ जाएगा, 15 में 11 जमा कीजिए तो 5 6 26, 32 आया। परिमाप इसका आया, हाँ परिमाप इसका 32 आया ना, परिमाप बताएं पहले, 32 फिर बटे में 2। ठीक है, हाँ परिमाप इसका 32 आया, परिमाप 32 था, लेकिन हमें तो अर्ध परिमाप चाहिए तो इसके बटे में 2 कर दिया। तो 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 एकम 2 और 2 छिके 12, तो 16 मीटर। 16 तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप। एस बराबर है 16
मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो अपने सूत्र में लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो वर्गमूल लगा लिया थोड़ा सा, और लिखते हैं तो s ब्रैकेट में s माइनस ए, ब्रैकेट में s माइनस बी, ब्रैकेट में s माइनस सी। ठीक है, कुछ बच्चों ने अपना आंसर लिख लिया है, वेरी गुड। तब तक के लिए अगर आपको ये समझ आ चुका है तो अगले क्वेश्चन ट्राई करो, फिर जिसमें आपका डाउट रहेगा वो मुझसे पूछ लेना। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन में डाउट है वो इसको अच्छे से सीखे, पर पहला क्वेश्चन सभी अच्छे से सीख ले, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन ट्राई करें। तो s की कितनी वैल्यू है, तो s की वैल्यू है 16, पर पहले अपना वर्गमूल लगाएं, वर्गमूल को ना भूलें। ठीक है, 16 गुणा में s माइनस ए, तो 16 में से क्या माइनस करना है हमने, 15, फिर 15 गुणा का निशान, फिर 16 में से क्या माइनस करना है, तो 6, फिर गुणा का निशान, फिर 16 में से क्या माइनस करना है, तो वो है 11। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगा देंगे, 16 का 16 आ गया, 16 में से 15 माइनस किया तो आ गया 1, 16 में से 6 माइनस किया तो आ गया 10, और 16 में से 11 माइनस किया तो कितना आया, 5। ऐसे ऐसे भी बच्चों का। यस मैम, यस मैम। ठीक, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जो है इसको वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए आप सभी को पता है हम क्या करते थे, इसके अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो हम क्या करेंगे, 16 की जगह पर वर्गमूल अभी हम लगा के रखेंगे, 4 क्योंकि गुना अभी 4। हाँ एक मिनट बेटा, अभी हम वर्गमूल जो है वो लगा के रखेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो 16 का अगर हम नहीं 4 गुना 4 नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 4 तो भाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो 2 गुना 2 आपका हो गया 4, और एक और 2 गुना 2 मतलब एक और 4, 4 चौके 16। अगर आप 4 गुना 4 करते हो तो क्या पता यहाँ से हमें कोई 2 मिले, उसका उसका क्या पता इससे जोड़ी बन जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है आपने, हमेशा अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं अगर आप चाहते हैं आपका आंसर बिल्कुल ठीक आए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा लेकिन आंसर आपका जरूर ठीक आएगा अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हो। अब यहाँ से यहाँ तक क्योंकि ये 16 का है तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको मैं ब्रैकेट लगा लूंगी क्योंकि ये 16 की गुणनखंड है, नहीं तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके गुणनखंड कहाँ लिखे, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दो, पहले वाले को गुणा में 1 करेंगे तो इसका तो 1 ही रहेगा, है ना। फिर इसको देखो 10 को भी हम तोड़ सकते हैं, तो 10 को हम किसमें तोड़ सकते हैं, 5 गुणा में 2, क्योंकि इसके यही गुणनखंड बनेंगे और तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और 5 का 5 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो अब हम इनके जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे। तो कितने कितने के जोड़े बनने चाहिए अगर हम इसको वर्गमूल से बाहर निकालना चाहते हैं, तो 2 के। अब एक तो निकल जाएगा क्योंकि एक का तो कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, और इस 5 का और इस 5 का एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से दूसरा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 2 बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसकी कोई जोड़ी नहीं बन पाई। तो इसको हम वर्गमूल के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, वर्गमूल के अंदर। अब करते हैं सॉल्व इसको। तो बाहर बाहर वालों को गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो हमारे पास उत्तर आ चुका है 20 अंडर 20 वर्गमूल 2 2 20 वर्गमूल 2 20 वर्गमूल मीटर 2। स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर, जो आपको यूनिट। अगर मान लो आप अपना उत्तर सिर्फ इतना लिख के आते हैं ना, अगर आप लिखते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल है, आप लिखते हैं कि क्षेत्रफल, ऐसे ऐसे लिखते हैं आप, अगर आप पेपर में ऐसे लिखोगे कि क्षेत्रफल जो है वो 20 √2 है, तो आपका आधा नंबर तो ऐसे ही कट हो जाएगा। आंसर तो आपका ठीक है लेकिन आधा नंबर कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने इसका यूनिट नहीं लगाया। और यूनिट सबसे मैथ में जो मात्रक होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या मतलब 20 √2 क्या, किलो, लीटर, क्या बताना चाह रहे हैं आप, तो वो उसका यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना कि हम बता रहे हैं क्षेत्रफल। तो इसलिए मीटर का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर मीटर का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि जो मेरी भुजाएं थी वो मीटर में थी। देखा होगा आपने, देखो आप बुक में आपको दिखा गया 11 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, है ना, ऐसे आपको मीटर में लिखा गया है। तो इसलिए आपका एरिया भी मीटर में आएगा। अगर वो सेंटीमीटर में लिखा गया होता, इसमें लिखा गया होता सेंटीमीटर में, तो क्या आता यहाँ पर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए। तो अभी बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, अभी इससे बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं कह नो सकते, मैम। थोड़े से लंबे क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे, पर ये सबसे सिंपल था। 12.2 का दूसरा सवाल करवा दो। एक मिनट, ठीक है, अभी 1 मिनट, पहले आप इसे देखें। चलिए, पहले आप मुझे ये बताएं कि 12.1 के बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद से? यस यस मैम।
ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, वो है प्रश्न नंबर 5, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर 12.2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पेपर में आया हुआ है, इसलिए उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 5 है, जो आपके पहले पेपर में आया था। इसको एक बार कर लेते हैं, फिर हम 12.2 करेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो है 12:17:25। ठीक है बेटा, 12.1 का भी करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 12:17:25 इसका अनुपात है, और हमें इसका परिमाप दे के रखा है। परिमाप की वैल्यू हमें दी गई है। ये कह रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्या कीजिए, इस त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फिर से सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें उतना वो मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन में जो दिया गया होता है ना, उसको अच्छे से लिखा करो। तो क्या क्या हमें दिया गया है? 12:17 हाँ, आपने ऐसे जो है वो 25। ऐसे आपने लिखना है। प्रश्न में दिया गया है भुजाओं का अनुपात, तो इसके भी आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप लिखते हो ना कि गिवन क्या क्या है, दिया क्या गया है, तो उसके भी आपको नंबर मिलते हैं। कि भुजाओं का अनुपात कितना है? 12:17:25। ठीक है, और दूसरी चीज आपने लिखनी है दिए गए में ही, इसी में आपने लिखनी है कि और क्या आपको दिया गया है। तो आपको परिमाप भी दिया गया है, तो आप लिखेंगे परिमाप बराबर है 540। ये सब क्या है? ये सब हमारा, हाँ, ये सब हमारा प्रश्न में दिया गया था। अब हम करेंगे प्रश्न अनुसार। ऐसे आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, पर मैं अभी नहीं लिखूंगी। तो अब मुझे बताएं, पहली भुजा किसके बराबर होगी? 12x 12x। और दूसरी? 17x और तीसरी? 25। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है? अभी हमने जो है यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू हमने निकालनी है? x की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि तभी हमारे पास भुजाएं जो है वो आ पाएंगी। तो अगर x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें जो भी दिया गया है बस उसको ही, उससे चलते रहो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसका परिमाप निकालूं, ठीक है, परिमाप अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं, तो क्या होता है परिमाप? सभी भुजाओं का योग। तो इनको मैं अगर जोड़ूं तो 12x जमा 17x जमा 25x। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका परिमाप निकाल दिया, इसका सूत्र लिख लिया। तो परिमाप तो मुझे पहले से दिया गया है, तो परिमाप की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? परिमाप की वैल्यू आपको दी है ना, परिमाप का मान आपको दिया गया है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 540 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया तो है। यस और नो कीजिए, आप कुछ लिख नहीं रहे हो चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है। यस। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो इनको जोड़ देंगे, क्योंकि इन सभी के जो चर हैं वो एक जैसे हैं। इन सभी के चर एक जैसे हैं, चरों की घात एक जैसी है, तो मतलब ये आपस में जमा हो सकते हैं। तो 12 जमा 17 जमा 25, 7 5 12 13 14, 14 का 4, हंस चले गई, 1 2 3 4 5, 54। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 54x। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम अकेला छोड़ देंगे और 54 को बराबर है कि उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, x को हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे और इसके ले जाएंगे हम इस तरफ। 54 को बराबर है कि इस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर ये गुणा हो रहा है आपस में, यहाँ पर ये गुणा हो रहे हैं, तो परे जाके क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा। ठीक है, में 54, और 54 से इसको काट दो, तो 54 एकम 54, और 54 10 से 540। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? अपना डाउट पूछ रहा है कोई? नो मैम, कोई कुछ नहीं कह रहा। बराबर है। ठीक है, x बराबर है 10। तो अभी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमने अपनी भुजाओं की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो अभी बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत नीचे नीचे जाएगा। तब तक के लिए यहाँ बताइए, यहाँ तक सभी को समझ आया क्या मैंने किया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 10। तो हमारी पहली भुजा बताएं कितनी आएगी? अब मैं इसको लिखती हूँ फर्स्ट भुजा, 12 गुणा 10 सेंटीमीटर। 12x थी ना, तो x की वैल्यू डाल दो अब। तो 12 गुणा 10 120। सेकंड भुजा, तो सेकंड कितनी थी? 17, है ना। 17x 17 गुणा में 10 बराबर है 170। और थर्ड तीसरी भुजा कौन सी थी? तो 25x 25 गुणा में 10
बराबर है 250। 250। ठीक है, अब हमारे पास भुजाएं आ चुकी है, भुजाएं हमें मिल गई, लेकिन और एक कौन सी चीज चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए? अर्ध परिमाप। सेमी पैरामीटर। तो परिमाप पी हमारे पास था, उसको बटे में 2 कर देंगे। पी हमारे पास था 540, 540 के बटे में 2 कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270 आएगा। इतना ही आएगा। 270। 70 कैसे? अच्छा हाँ, जीरो है, सॉरी, मैंने इसको जो है एक कैरी दे दी थी। हाँ, 270। तो अब हमारे पास एस आ चुका है 270, और भुजाएं हमारे पास आ चुकी हैं ये। तो पेपर में गलती से भी अनुपात वाली भुजा को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डालते हैं हम सूत्र में, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट हम इसको पुट करेंगे। तो अर्ध परिमाप है 270, और 270 में से पहले जो है वो 270 घटा में 120। 120, और उसके बाद जो है वो 270 से माइनस घटा में 170। 170। मैम 250 आएगा। कहाँ आएगा 250? 250। अब आएगा 250। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर तो 270 ही आएगा। 270 वर्गमूल को लगाए रखें, इसको ना भूलें। इसको तभी हटाएंगे जब हमने इसकी पेयरिंग करनी होगी। ठीक है, तो 270 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। बताइए इसको माइनस करके कितना आया आप सभी बच्चों का? 150। 150। गुणा का निशान लगा दो अगर ब्रैकेट में कंफ्यूजन होती है तो। और आगे वाले को माइनस करें तो कितना आएगा? तो 70 में से 170 माइनस करेंगे तो 100, और इसमें माइनस करें तो 27 में से 25 तो 20। ठीक है, अभी फिर से हम करेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लो, या फिर पहले इनको 10-10 के उसमें तोड़ दो, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को किसी भी तरह से आसान बनाना होता है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यहाँ पर अपना जो है वो यूज करके इसको आसान बनाते हो। तो हम इसको पहले लिख सकते हैं 27 गुणा में 10। ठीक है, गुणा फिर 15 गुणा में 10। 100 को लिख सकते हैं हम 10 गुणा में 10, और 20 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 10 गुणा 10। ठीक है, अब 10 हमारे पास वैसे 5 बार आ चुका है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 27 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 3 3 9, 9 3 27, 10 का 10 रहने देंगे क्योंकि 10 के बहुत सारे पेयर बन चुके हैं, और इसका कर लेंगे हम 5 3 15। मुझे तो लगता है कि हमें 10 को भी तोड़ के लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 भी आ चुका है। ठीक है, तो 10 को भी तोड़ दो। पहले वाले मतलब इनको जब आप तोड़ोगे तो कंफ्यूज मत होना, बेशक आप ब्रैकेट लगा लो, इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये 3 जो है वो शायद 15 का है या 27 का, वो इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ब्रैकेट हमेशा लगा लो। 27 के गुणनखंड कर लिए तो ब्रैकेट में डाल दो उसको। ठीक है, फिर 10 के करेंगे तो 5 गुणा में 2, 15 के करेंगे तो 5 गुणा में 3, दोबारा से 10 के करेंगे तो 5 गुणा में 2, दोबारा से 10 है तो फिर से 5 गुणा में 2। 15 का हुआ ये 1 10 2 10 3 10, 3 10 है तो फिर से 5 गुणा में 2, और फिर 2 का 2, और फिर दोबारा 5 गुणा में 2। अब इन सभी की पेयरिंग कर लो, देख लो किस किस के साथ जोड़ी बन रही है। तो 1 की बन 2, 3 की बन गई। फिर दूसरा मैं कलर देती हूँ 5 के लिए, 1 2, इसकी इससे 1 2, इसकी इससे 1 2, इसकी इससे। कोई और 5 बचता है यहाँ पर? नहीं बचता है। ठीक है, तो नो मैम। अब 2 की करते हैं, तो इस वाली 2 की इस वाली 2 से पेयरिंग हो जाएगी, इस वाली 2 की इस वाले 2 से पेयरिंग हो जाएगी, और इस वाले 2 की इस वाले 2 से। मतलब सभी के यहाँ पर जो है वो जोड़े बन चुके हैं। ठीक है, यस मैम। तो बिल्कुल ध्यान से आपने जो है वो इसको इनको बाहर निकालना है और गुणा अच्छे से करना है। अगर आप गुणा अच्छे से नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन फिर से गलत होने के चांसेस। क्वेश्चन आपका गलत कहाँ होता है? तो इसके बाद जब आप इनको वर्गमूल में डालते हो, माइनस करते हो, गुणा करते हो, वहां पे आपके क्वेश्चन गलत होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग यहाँ पर हुई तो इससे 1 3 आ गया, यहां से 1 3 आ गया,
3 खत्म हो गए, अब 5 का करते हैं तो यहां से एक 5 आ गया, ये भी कट, ये भी कट, यहां से एक और 5 आ गया, ये भी कट, ये भी कट, और यहां से एक और 5 आ गया। अब करते हैं 2 की बात, तो यहां से और यहां से 1 2, यहां से और यहां से 1 2, और यहां से और यहां से एक और 2। जिनको भी आप बाहर निकालते जाओगे उनको आप काट सकते हो, कट कर सकते हो, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चलिए तो अभी करते हैं इसको, यहाँ पर जगह नहीं बची तो इधर ही करना पड़ेगा। 3 3 9, 5 5 25, 25 5 125, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपने इसको गुना किया क्या? आपको कितना उत्तर आया? 9000। ठीक है, देखते हैं। 9 8 72, तो 125 में हमने जो है वो 72 को गुणा करना है। मैंने अभी जो है 9 और 8 को गुणा कर लिया, तो 9 8 72। 5 दूनी 10, 0 चला गया, हासिल चलेगी 1, 2 दूनी 4, तो 1 5, 2 एकम 2, और 5 7 35, तो 5, हासिल चलेगी यहाँ पर 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, हासिल चलेगी 1, 7 एकम 7, और 1 8, सॉरी 0 10, हासिल 1 7 8 9 10, हासिल 1 9। तो हमारे पास आंसर में आ चुका है 9000। और इसका यूनिट बताएं, यूनिट बताएं। सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था कि मीटर? स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर मैंने लगाया, ये देखिए यहाँ पे, हाँ सेंटीमीटर था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछें। नो मैम। बस मैंने कहा कि इन स्टेप में ध्यान रखना, जब आप यहाँ से शुरू करोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे कैसे अभाज्य गुणनखंड लोगे तो ही अच्छा रहेगा। अगर हम यहाँ पर 10 को नहीं तोड़ते तो 10 की पेयरिंग ढंग से हो ही नहीं पाती है ना। तो इसलिए जो है ढंग से इसको करना है सबने, अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बनाने आते तो आप बकायदा रफ काम में जो है वो एक एक नंबर के अभाज्य गुणनखंड बनाओ। मान लीजिए आपको जो है वो 27 के अभाज्य गुणनखंड नहीं बनाने, 1 मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दे। मान लीजिए आपको 27 के गुणनखंड नहीं याद आ रहे, तो यहाँ पर आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो फटाफट से। 3 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 3 बार 3 लिख देंगे। तो ऐसे इसलिए आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने सिखा दिए गए हैं, तो अच्छे से आप जो है अब इनको सॉल्व कर सकते हो। फिर एंड में वही है, जिसकी जोड़ी बन गई उसको बाहर निकाल देना, जिसकी नहीं बनेगी उसको अंदर ही रहने देना, तो भी आपका क्वेश्चन काफी हद तक ठीक माना जाएगा। पर पेयरिंग ठीक होनी चाहिए। अगर आप पेयरिंग गलत हो गई तो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। चाहे आपका आंसर बिल्कुल सही ना आए, बिल्कुल एक्यूरेट ना आ पाए, लेकिन उसको सही मानेंगे अगर पेयरिंग सही हुई होगी। ठीक है, हाँ अब पूछे बेटा। मैम 12.2 का 7वां क्वेश्चन समझा दो। ठीक है ठीक है, अभी करते हैं हम, 1 मिनट। अभी हम 12.1 कर रहे हैं, तो पहले 12.1 के डाउट पूरे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लेते हैं 12.1 का, क्योंकि उसके आने के चांसेस थोड़े से, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। फिर हम 12.2 पे जाएंगे। अभी हमारे पास है 15 मिनट, तो देखते हैं हो जाएगा। शायद नहीं भी हो पाए तो अगली क्लास भी हम हीरोन के सूत्र को दे सकते हैं, फिर आगे कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। अभी काफी दिन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो। ठीक है, ये कह रहे हैं, पहले तो आपने देखना कि एक कैसा त्रिभुज है, तो एक समबाहु। कैसा है? समबाहु। समबाहु मतलब, समबाहु मतलब सारी भुजाएं बराबर। इसकी मैम 2 भुजाएं बराबर हो। इसकी 2 भुजाएं। इसकी सारी भुजाएं बराबर हो। समबाहु, इसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सभी। ठीक है, यस मैम। जो बच्चे कह रहे हैं 2 भुजाएं, बराबर हो। एक मिनट, दो बच्चे, ठीक है, एक बच्चे कह रहे हैं 2 भुजाएं बराबर हो, तो उसका नाम होता है समद्विबाहु। उसमें द्वि लिखा गया होगा। ठीक है, बराबर तीनों कोण। हाँ ठीक है, माइक ऑफ कर दे फटाफट से अब। हाँ, तो क्या होगा इसमें? समबाहु है तो पहली भुजा, आपको यहाँ पर एक भुजा अगर ए दी गई है तो बाकी की भुजाएं भी कितनी होंगी? ए और ए। क्यों होंगी ए? क्योंकि हमें अभी इन्होंने बताया कि ये कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर एक भुजा ए है तो बाकी भी तो ए ही होंगी। सिंपल है, तो अभी हम इसमें लगाएंगे हीरोन का सूत्र। भुजाएं हमें मिल गई, पहली भुजा है ए, दूसरी भुजा भी है ए,
और तीसरी भुजा भी है ए। अब हमने निकालना है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तो भुजाओं को जोड़ दीजिए और इसको जो है वो भाग दे दो 2 से। तो ए कितना आ जाएगा, 3 बार ए, 3a बटे में 2। अभी इसको हम काट नहीं सकते, काटेंगे तो इसका कुछ और ही बन जाएगा, तो हम अपने अर्ध परिमाप को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, अब इसको डालते हैं हम सूत्र में, फटाफट से लिख देते हैं हमारे पास, क्योंकि सभी चीजें हमें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर एक हमने लगा दिया वर्गमूल। अर्ध परिमाप कितना है, तो अर्ध परिमाप है 3a बटा में 2। तो इसको ऐसे का ऐसा लिखेंगे, गुणा कर देंगे आगे किससे, तो 3a बटा में 2 माइनस a, दोबारा से यहाँ पर 3a बटा में 2 माइनस a, और दोबारा से 3a बटा में 2 माइनस a। ठीक है, ऐसे इसको लिख देंगे और ये ऐसे कैसा रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर तो 3a बटा में 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर इनके क्या है, इनके जो कमान भी तो रख सकते हैं मैम, कमान भी तो 10 में बदल सकते नहीं मैम। एक कमान अगर आप इसको दशमलव में बदलोगे तो बहुत ये डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल ये प्रश्न हो जाएगा। अभी मैम एक कमान है, बेटा फिर से बोले। एक कमान ए का मान ए ही है, ए का मान दिया नहीं गया है, वही तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि हमें मान नहीं दिया है। सेंटीमीटर आएगा, क्या आंसर आएगा बेटा, तो 60 सेंटीमीटर। 180 भाग में 3, फिर 60 सेंटीमीटर। नहीं वैसा भी नहीं हम इसको करेंगे। ठीक है, वैसे करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करो तो भी इजी रहेगा, ये वैसे करके भी ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लेते हैं। तो क्या करना, हमने यहाँ पर गुणा का गुणा आ गया, और यहाँ पर देखो तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वो कर लेंगे, मतलब हर को सेम करेंगे। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, सभी जगह एक एक है। तो यहाँ पर 2 है तो इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो इसको भी मुझे 2 से गुणा यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पे 2 से गुणा की तो ऊपर भी 2 से गुणा करो, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ मतलब सबको आपने 2 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि आपका हर जो है वो 2 है। तो मेरे पास आ जाएगा 3a बटा में 2 माइनस 2a बटा में 2। ये सभी को समझ आया मैंने क्या किया, हमने बस अपने हरों को बराबर किया। जो दूसरा तरीका आप कह रहे हैं उसको भी हम सीखेंगे, अभी उससे भी ट्राई करके देखेंगे। अभी इससे कर लेते हैं। और यहाँ पर 3a बटा में 2 था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2a बटा में 2, क्योंकि हमने इसको 2 से गुणा किया है। क्यों गुणा किया, क्योंकि हमें अपने हरों को जो है वो बराबर करना था। और यहाँ पर भी आ गया 3a बटा में 2 माइनस a बटा, सॉरी 2a बटा 2। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3a बटा में 2। इनके हर बराबर है तो अंशों को माइनस कर दो, 3 में से 2 गए तो कितना आया, a बटा 2, a बटा बटा 2 2, a बटा। ए बटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इन्होंने सबको जो है वो गुणा कर दिया। या फिर अगर इसकी पेयरिंग हम यहाँ पर करें तो किस किस की पेयरिंग होगी, सिर्फ इन दोनों की अभी होगी। ठीक है, इन दोनों की अगर हम पेयरिंग कर ले तो ये आ गया आपके पास 3a बटा में 4, क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, इसलिए इस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर a बटा 2। अब देखिए, अब यहाँ पर, हाँ अब आपने कहा था कि अगर हम इसको इतना रखें तो इसका आंसर तो इतना ही आएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है a की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे इस a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सभी को पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, कैसे त्रिभुज होते हैं, समबाहु, उनको उनका जो परिमाप हो, सॉरी उनके जो एंगल होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। मैम 60 डिग्री। ठीक है। पर यहाँ पर इन्होंने इसको a को 60 लिया है, 1 मिनट। आप 180 दे रखा है और तीनों भुजाएं समान है, तो 3 से काट देंगे ना। अच्छा, इसका परिमाप दिया था, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तब तो कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। देखो परिमाप दिया था 180, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3a, और a बराबर है 180 बटा 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 60। और अगर आप इसको करते हो तो इसका अर्ध परिमाप कितना आता, 90। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो,
ठीक है, इस तरह से भी इसको करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको वो दूसरे तरीके से कर दिया, अगर हम इसकी वैल्यू ना निकालते वैसे करके मैंने कर दिया, पर आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो अपने तरीके से। तो आपने जब किया तो आपका आंसर कितना आया? स्क्वायर बटा 4 गुना 60। किसी ने किया क्या इसको सॉल्व दूसरे वाले तरीके से जो आप कह रहे थे, उससे कितना इसका आंसर आया? यस हम्म। यस मैम। बताएं कितना आंसर आया इसका? हम 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर के है। ठीक है, तो इसमें हम अगर इसको बाहर निकाल लें तो ये 3 अंदर रहेगा, सिर्फ अंडर रूट का 3 अंदर रहेगा, और 60 का भी स्क्वायर हो रहा है तो 60 एक बार बाहर आ सकता है, और 4 का तो 2 बाहर आ सकता है, और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 2, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 900 वर्गमूल 3। ठीक है, तो ऐसे करके भी इसका आंसर यही आएगा, लेकिन दूसरी तरह से भी इसका आंसर यही आएगा। तो ऐसे अगर आपको नहीं करना है, आपको जो है दूसरी तरह से करना है, तो सिंपल है। तो कैसे करेंगे आप? आपको एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60, 60 बी की कितनी आ जाएगी? 60, और सी की भी कितनी आ जाएगी? 60। ठीक है, पहले वाला तरीका अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इस तरह से कर लो। हमने जो है वो एस की वैल्यू कहां से निकाली, क्योंकि हमें परिमाप दिया गया था। एबीसी की वैल्यू कहां से निकाली, तो ये भी परिमाप से ही हमने निकाली है। ठीक है, ये सभी को अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कैसे इसकी वैल्यू 60 आई, अगर नहीं है डाउट तो नो मैम। है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो इसको मैम। डाल देंगे वर्गमूल के अंदर, तो 90 का 90, और यहाँ पर 90 माइनस 60, और यहाँ पर 90 माइनस 60 3 बार, सॉरी, तो 90 का 90 आ जाएगा, और 90 में से 60 गए तो कितना आ जाएगा? 30, 30 30, और ये 30 और 90 को भी 30 में तोड़ दो, तो 3 गुना 30, हाँ 30 गुना 3। 3 30 पहले से थे, ये वाला 30 आया 90 को तोड़ के। ठीक है, तो इनके जोड़े बना लो, इनकी पेयरिंग कर लो, तो कितना आ जाएगा? इसकी और इसकी जोड़ी बन गई, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई। 30 का जोड़ा बन रहा है। हाँ, तो 3 अंदर ही रहेगा, 3 को हम बाहर नहीं निकालेंगे, वर्गमूल के अंदर ही ये रहेगा, और इसमें गुणा हो जाएगा 30 गुणा में 30, तो ये भी आ जाएगा उतना ही 900 वर्गमूल 3। और इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जो भी तरीका आपको सही लगेगा, इजी लगेगा, आप उस तरह से इसको कर लेना। ठीक है, अभी बताएं उसका 12.2 का क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन में अभी भी किसी को डाउट है 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप मुझसे क्लास के बाद पूछें। ठीक है, अभी हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, बाद में आप मुझसे दोबारा से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। 12.2 का कौन सा क्वेश्चन बोला? 7। ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा लूं। पॉइंट 2 का 7th क्वेश्चन, एक मिनट। पतंग वाला? यस मैम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पतंग दी गई है ऐसे, पहले मैं पतंग बना लेती हूँ। मैम क्या फंसा? जी बेटा, 7 क्वेश्चन नंबर 7, 12.2। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक पतंग है जिसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग। और जो तीनों भाग हैं वो तीनों ही अलग अलग रंगों से जो है वो रंगे गए हैं। ठीक है, तीनों किससे रंगे गए हैं? तो अलग अलग रंगों से। तो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि तीनों में कितने कितने कलर यूज होंगे। शायद ऐसा क्वेश्चन ये कुछ है, ऐसा मुझे याद आ रहा है जब मैंने पढ़ा था। तो अभी मैं इसको देखती हूँ फिर से। तो 3 अलग अलग, बेटा ऐसा ना करें जन्नत, बाकी बच्चों को पढ़ने दें, नहीं तो आपको क्लास से मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्लास का टाइम भले ही हो जाए, पर इस प्रश्न को हल करने के बाद ही क्लास से आप लेफ्ट हो सकते हैं।
तो आपको यहाँ पे कहा गया है पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी है और पतंग का ऊपरी भाग जो है वो 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग जो है वो 6-6-8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो नीचे वाला कहा है हमें 6 और 8, ये भी 6 ये भी 6 और ये 8, ठीक है। मैम थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है ये, अच्छा थर्ड पार्ट, एक मिनट, 6 और 8 ऐसा, ठीक है। तो ये 32 सेंटीमीटर के विकर्ण का एक जो है वो क्या है, वर्ग है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, एक मिनट मुझे देखने दे, एक मिनट, इसको यहाँ पे हिंदी में लिया, इसको मैं इंग्लिश में देखती हूँ, एक मिनट। तो हिंदी मीडियम थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तब तक आप मुझे बताएं कि थर्ड वाले भाग का एरिया आप कैसे निकालोगे, अगर मैं सिर्फ तीसरे की बात करूं, सिर्फ तीसरे की अगर हम बात करें तो मैम कैसे इसका एरिया निकाल सकते हो? इसका आर्क परिमाप निकाल के और हीरोन का सूत्र लगा के। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारे पास इसको हम नाम दे देते हैं अगर, तो ये क्या है, ए बी डी और सी, मतलब यहाँ पे ABCD है। और क्योंकि ये इसका एक विकर्ण है तो इसका दूसरा विकर्ण भी तो होगा, तो वो होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को आपस में काटते हैं। अच्छा मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ, देखो ये आपके पास एक ऐसी पतंग थी, ये आपके पास एक पतंग थी, ये कह रहे हैं कि पहला विकर्ण जो है वो ये है, यहां से यहां तक, ठीक है। और दूसरा विकर्ण जो है वो कुछ इस तरह से यहां से यहां तक। और अगर एक विकर्ण जो है वो 32 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है, 32, 32 सेंटीमीटर। तो दूसरा भी 32 का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पूरा 32 है और ये दोनों एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजक हैं एक दूसरे के, तो ये यहां से यहां तक का हिस्सा कितना होगा, यहां से यहां तक का सिर्फ 60 सेंटीमीटर। 16। ये सभी को समझ आया कि 16 क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर पूरा का पूरा यहां से यहां तक 32 है और ये लाइन इसको जो है वो आधा काट रही है, तो आधा हिस्सा कितना हुआ, 16 का, ठीक है। तो मतलब एक साइड पर वैल्यू मिल गई 16, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, तो ये इस जो ये डायगोनल होते हैं ये क्या होते हैं, हाइट होते हैं। जो आपने अभी देखा ना विकर्ण, ये जो विकर्ण है ये इस त्रिभुज की हाइट मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि विकर्ण हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहां से यहां तक जो मेरा बेस आधार आया वो कितना आया, आधार आया मेरा 16, ठीक है। और इसकी ये इसकी हाइट है, तो हाइट भी कितनी होगी, हाइट भी कितनी होगी, यहां से यहां तक आपकी हाइट है तो ये आपकी 16 होगी। और बेस कितना होगा आपका, तो ये पूरा का पूरा आपका बेस हम मान सकते हैं, क्योंकि हाइट इस पे गिर रही है ना। अगर आप सिर्फ इतना इतना पोर्शन देखो, अगर आप इसको सिर्फ इतना इसका पोर्शन देखो, तो ये क्या है, इसका ये इसका आधार है, यहां से यहां तक इसका आधार बन गया और ये इसकी बन गई ऊंचाई। तो ऊंचाई 16 है। ऊंचाई 16 क्यों है, क्योंकि ये विकर्ण का आधा है। और यहां से यहां तक 32 क्यों है, क्योंकि पूरा का पूरा विकर्ण जो है वो 32 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, क्या इसमें हमें हीरोन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, नहीं है। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, बिल्कुल इसमें हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है। तो यहां पर देखो तो कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा 32 गुणा 16, इसको काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 16 दूनी 32, और 16 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आता है इसका स्क्वायर, 256, ठीक है। तो गुणा 16 आता है 256। लेकिन ये तो सिर्फ एक का ही अभी हमारे पास एरिया आया, भाग कितने हैं, भाग तो इसके 3 है ना। तो अभी हमने सिर्फ पहले वाले का एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला। अगर इसका एरिया 256 है तो दूसरे वाले का एरिया भी कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ग है और ये इसको बिल्कुल
बीचों बीच से काट रहे हैं, तो जितना ऊपर वाला एरिया है उतना ही नीचे वाला एरिया भी होगा, क्योंकि इस ऊंचाई की जो 20 से हाँ, काटता है। इस ऊंचाई की जो वैल्यू है वो भी 16 ही आएगी, जो नीचे वाली आपकी ऊंचाई बनेगी वो भी 16 ही आएगी, और ये जो भुजाएं हैं ये भी ऐसी कैसी ही बनी रहेंगी, और ये जो आधार होगा ये 32 ही आएगा। ठीक है, इसलिए पहले वाले का भी 256 आया और दूसरे वाले का भी कितना आया, 256। इस क्वेश्चन को हम यहीं तक करेंगे। ये आपको समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन हम इसको आगे कर लेंगे। आपके लिए ये होमवर्क है इसका, ये आपका 512 आ गया। ठीक है, तो आपने जो है वो तीसरे वाले का एरिया निकालना है। ठीक है, जो आपका थर्ड बचा, जो आपका तीसरा वाला त्रिभुज बचा, जिसके डायमेंशन क्या है, जिसकी भुजाएं क्या क्या है, 6 6 8। ठीक है, तो आपने जो है इसका एरिया निकालना है, वो मैं चेक करूंगी, आप चाहे तो ग्रुप में भी भेज सकते हो इसको सॉल्व करके। इसका एरिया आप निकालेंगे हीरोन के सूत्र से, और बस फिर आपका आंसर खत्म। आंसर खत्म कैसे होगा, मैम कैसे करेंगे? हीरोन का सूत्र लगा के करेंगे ना आप इसको। देखो यहाँ पर इसमें आपने 6, या ए है, ये बी है, और ये सी, तो आपने इसका परिमाप निकालना, फिर उससे अर्ध परिमाप निकाल लेना, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। ये आपका कौन सा वाला हिस्सा है, तो पतंग का सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये वाला। तो आपसे पूछा क्या गया था कि तीनों का अलग अलग एरिया बताओ। किसका बताओ, तीनों का अलग अलग एरिया। तो जो हमारी पहली शेड है, पहली शेड हमारी सिर्फ ऊपर वाली है, हरी वाली शेड है सिर्फ इतनी ही, तो पहली शेड का एरिया कितना आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी वाली शेड आपकी ये है ब्लैक वाली, तो दूसरी शेड का एरिया भी कितना आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा का आप निकालेंगे खुद, तीसरे एरिया का आप जो है वो खुद से निकालेंगे, और बस आपका आंसर खत्म। तो ये क्वेश्चन इतना ही था। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो इसको हम अगली क्लास में भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अभी तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। अभी भी किसी बच्चे का इस आज की क्लास का कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो।